आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में आप गुप्तों के बारे में जाना कि गुप्त किस वर्ण से संबंधित थे। विभिन्न विद्वानों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के संदर्भ में अपने अपने मत व्यक्त किए। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त या गुप्त। तो आज इसी संदर्भ में बात होगी, लेकिन इसी श्रृंखला में हम आगे भी आपसे लगातार बात करते रहेंगे और आगे श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे। इनके सारे पक्षों के बारे में बात होगी और हमारा पहला प्रश्न यहीं से तैयार होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम तक के महत्वपूर्ण शासकों के कार्यों का वर्णन करिए। तो पहला, फिर आगे हम देख रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे। और समुद्रगुप्त के बारे में बात करने के पीछे यह मत भी है कि समुद्रगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। इन्होंने कई अभियान किए और इनके अभियान हमारे परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे उत्तरा पथ का अभियान, दक्षिणा पथ का अभियान हम देख रहे हैं, आठविक राज्यों पर विजय, विदेशी राज्यों पर विजय, सीमावर्ती राज्यों पर विजय। तो इनके हम अगर सामरिक अभियानों की बात करेंगे तो हम एक एक अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम 5 अभियानों के बारे में बात किया, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, आठविक राज्य, सीमावर्ती और विदेशी। लेकिन केवल दक्षिणापथ के बारे में बात होगी तो हम दक्षिणापथ के बारे में बात करेंगे, केवल उत्तरापथ के बारे में बात होगी तो उत्तरापथ के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे गुप्त काल का जो चरमोत्कर्ष है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में पहुंचता है और हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और इसी बीच हम रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में भी आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कुमारगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे और बाद में स्कंदगुप्त की उपलब्धियों पर भी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि कुमारगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य में एक गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन स्कंदगुप्त के समय में एक बार फिर गुप्त साम्राज्य को कहीं न कहीं सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। और कमोबेश इसीलिए यह प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य और बाद में हम गुप्तों के पतन के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर कई प्रश्न हैं जो आपसे बनेंगे, लेकिन सारे प्रश्नों को समझने के लिए, बेहतर करने के लिए हमें कुछ गुप्तों के बारे में भी जानना जरूरी है। और आज इसी श्रृंखला में हम आपसे बात कर रहे हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो देख रहे हैं यहाँ पर संस्थापक के संदर्भ में बात हो रही है आपसे। पुराणों में गुप्त राजवंश के संस्थापक को गुप्त कहा गया है। क्या कहा गया है? गुप्त कहा गया है। पुराणों में गुप्त राजवंश के संस्थापक को क्या कहा गया है? गुप्त कहा गया है। जबकि गुप्त अभिलेखों में, गुप्त शासकों के अभिलेखों में गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त को बताया गया है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न उठ रहे हैं कि वाकई और मतभेद भी उत्पन्न हो रहा है कि संस्थापक है कौन, गुप्त हैं या श्रीगुप्त हैं। तो हम दोनों के बारे में हम बात करते हैं और विद्वान दोनों के पक्ष में अपना अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम स्मिथ के अनुसार हम देख रहे हैं, विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं और इनके अनुसार हम देख रहे हैं कि इनका कहना है कि उनका नाम श्रीगुप्त था। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं ये। जैसे कह रहे हैं कि गुप्तों का अर्थ, गुप्त का अर्थ क्या होता है? रक्षित होता है। और जो स्वयं में क्या है? अपूर्ण। ऐसा लग रहा है कि रक्षित शब्द अपूर्ण लग रहा है और अपूर्ण लग रहा है तो निश्चित तौर पर गुप्त इस वंश के संस्थापक नहीं होंगे। जबकि पूर्णता के बारे में कह रहे हैं कि श्रीगुप्त का अर्थ हुआ है, श्री मतलब लक्ष्मी द्वारा रक्षित, जो सार्थक सिद्ध हो रहा है। अगर हम गुप्त नहीं बल्कि अगर श्रीगुप्त संस्थापक मानते हैं तो इस श्रीगुप्त का जो अपना शब्द है इसमें एक भाव उत्पन्न हो रहा है। और वो कैसे है कि लक्ष्मी द्वारा रक्षित, नहीं ऐसा साम्राज्य की स्थापना की जा रही है। और ऐसे कौन कर रहा है? श्रीगुप्त कर रहे हैं और जो लक्ष्मी द्वारा क्या हैं? रक्षित हैं। तो यहाँ पर इनका तर्क है कि गुप्त नहीं बल्कि श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा देख रहे हैं, इत्सिंग नामक एक चीनी यात्री हैं जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे
और उन्होंने एक शासक चिलकीतो नामक राजा का वर्णन किया है जिसका भारतीय रूपांतरण श्रीगुप्त होता है। ये कहते हैं कि यही नहीं, विदेशी स्रोतों में भी गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को बताया गया है। किसको बताया गया है? श्रीगुप्त को। लिहाजा गुप्त वंश का संस्थापक गुप्त नहीं बल्कि श्रीगुप्त था। लेकिन हम देखेंगे कि इनके मतों का भी खंडन किया गया है। तो इनके मतों का खंडन कैसे किया गया है, हम जरा उस परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करते हैं और हम देखेंगे यहाँ पर कभी कभी विशेषण भी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। कहना है जैसे उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु का नाम है और उपगुप्ता रानी का नाम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विशेषण भी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। इसलिए श्रीगुप्त और गुप्त के बारे में जो मतभेद है, जो विंसेंट आर्थर स्मिथ जो बात कर रहे हैं कि श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था, वास्तव में श्रीगुप्त नहीं बल्कि गुप्त इस वंश का संस्थापक था। दूसरा तर्क इनका है चिलकीतो ने चीनी भिक्षुओं के लिए कई कार्य किए, हो सकता है इसी सम्मान में उसने श्रीगुप्त कहा हो। इनका कहना है चिलकीतो, देखो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि गुप्त वंश का वह कौन सा शासक है जिसे चिलकीतो की संज्ञा दी गई। चीनी ग्रंथों में जिसका नाम चिलकीतो मिलता है, तो हो सकता है आपके सामने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या श्रीगुप्त नाम हो। तो याद रहे श्रीगुप्त का संबंध किससे है? चिलकीतो से। और इनका कहना है, ये तर्क दे रहे हैं कि चिलकीतो ने चीनी भिक्षुओं के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, और जब कई महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किए तो निश्चित तौर पर भिक्षु समाज ने उन्हें अच्छे शब्द से संबोधित किया, उनके नाम के आगे श्री लगाया। इसलिए लगाया होगा श्री, वास्तव में उसका नाम के आगे श्री नहीं था, लेकिन उनके कार्यों की वजह से उनके सम्मान में श्री शब्द लगाया गया है। इसलिए भी ये कहा जा सकता है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त नहीं बल्कि गुप्त थे। इसके अलावा हम गुप्त वंशावलियों में भी देखते हैं, सभी जो शासक हैं उनके नाम के आगे श्रीगुप्त, श्री घटोत्कच और श्री चंद्रगुप्त नाम अंकित मिलता है। विद्वानों का कहना है कि यदि इनका नाम श्रीगुप्त होता तो इनके नाम के आगे श्रीगुप्त लिखा होता, न कि श्रीगुप्त लिखा होता। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त था। बाद में कई अभिलेखों में देखा गया है कि जिनके नाम का प्रारंभ श्री से हो रहा है और उन्हें सम्मान देना है, तो उनके आगे श्री संबंधित कह करके संबोधित किया गया है। तो इस आधार पर भी हम देखते हैं गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त नहीं गुप्त था। अब यह समस्या तो ठीक ही कि गुप्त और श्रीगुप्त के संदर्भ में, लेकिन अब एक नई समस्या आ रही है और वह है कि इत्सिंग का कथन है कि श्रीगुप्त नामक राजा उसके समय अर्थात 7वीं शताब्दी से 500 वर्ष पूर्व हुए, अर्थात 200 देखा जाए दूसरी शताब्दी की बात कर रहे हैं, जबकि गुप्त वंश की स्थापना 3री शताब्दी में हो रही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि श्रीगुप्त कोई और व्यक्ति था, ना कि गुप्त वंश का संस्थापक था। लेकिन इनके भी मत का खंडन होता है और ह्वेनसांग ने हूण शासक मिहिर कुल को अपने समय से कई शताब्दी पूर्व बताया है। कभी कभी किंवदंतियों में सामान्य सी बातों को कहने में ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनमें कुछ समय पहले कई या शताब्दियों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इस आधार पर ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो गुप्त शासक हैं और जो श्रीगुप्त हैं दोनों भिन्न भिन्न हैं, बल्कि ये दोनों एक थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इस आधार पर कतई हम श्रीगुप्त को और गुप्त को अलग अलग समय के शासकों से नहीं जोड़ सकते हैं। भले से इत्सिंग का कथन क्यों ना ही हो कि श्रीगुप्त नामक राजा उसके समय से 7वीं अर्थात 7वीं शताब्दी से 500 वर्ष पहले हुआ था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अब इन तर्कों के आधार पर अगर हम निष्कर्ष के तौर पर पहुँच रहे हैं, तो हम खुद देख रहे हैं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक हैं, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त ना होकर के गुप्त है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। सामान्य स्तर पर हम श्रीगुप्त ही लगाते हैं और विकल्प में देखते हैं कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम,
चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर मुझे श्रीगुप्त लगाना है, क्योंकि गुप्त जैसा कोई ऑप्शन वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम इतिहास में जो भी बातें कहते हैं तर्कों के माध्यम से कहते हैं, साक्ष्यों को आधार मान करके कहते हैं। और जब हम साक्ष्य को आधार मान करके गुप्तों के जो भी स्रोत हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त नहीं बल्कि कौन था, गुप्त था। कई तर्क इसके पक्ष में दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न आपसे बार बार प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। जैसे हमने कहा था चिलकितों का संबंध किससे है, तो इसे भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। और साथ में हम यह भी देखेंगे कि कैसे ह्वेनसांग ने हूण शासकों के बारे में एक मतभेद उत्पन्न करते हुए ये कह दिया कि वास्तव में कई शताब्दी पूर्व, और यहाँ पर कह दिया कि दूसरी शताब्दी में श्रीगुप्त। तो दोनों मतभेदों का भी हमें खंडन करना है, और खंडन करते हुए तर्कों के आधार पर अपने उत्तर को लिखना है। तो अभी हम एक सामान्य चर्चा आपसे कर रहे हैं कि कैसे गुप्तों के बारे में हम देखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, किसके क्या आधार हैं, कौन विंसेंट आसन स्मिथ इसके पक्ष में बात कर रहे हैं, और कैसे उनके पक्ष का खंडन विपक्ष विद्वानों द्वारा किया जा रहा है, और उस आधार पर हम कैसे निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो एक छोटा सा टॉपिक है संस्थापक के तौर पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और अक्सर प्रारंभिक परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। और आप कहीं न कहीं गुप्तों की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ अगर शब्द होगा, गुप्त वंश के संस्थापक से जुड़े हुए अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको लिखने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपने इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में भली भांति समझा है। तो यही नहीं, अब हम अगले जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम खुद देख रहे हैं कि श्रीगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे, घटोत्कच के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर चंद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे श्रीगुप्त और घटोत्कच ने जो उपाधियां धारण की वह उपाधियां थी महाराज की, लेकिन श्री चंद्रगुप्त ने जो उपाधि धारण की वह उपाधि थी महाराजा धीराज की। इसके आधार पर हम लोग यह तय करेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ। किसके समय में देखा जाए कि गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। और अगर हम ये भी बात करेंगे कि अगर ये सामंत थे, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, तो क्या वाकई महाराज शासक या राजा नहीं हुआ करता था? तो हम देखेंगे कि वाकाटक वंश में भी हम चर्चा करेंगे कि महाराज की उपाधि धारण करने के बावजूद भी वो शासक थे। इस आधार पर विद्वानों का यह मत कहना कि श्रीगुप्त और घटोत्कच शासक नहीं रहे होंगे, तो इसके भी संदर्भ में हम पक्ष और विपक्ष में बात करेंगे। साथ में हम यह भी देखेंगे कि क्या वास्तविक संस्थापक होने पर या कहा जाए स्वतंत्र शासक होने पर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे, या महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण करने के पीछे क्या तर्क था विद्वानों का, हम इस संदर्भ में भी बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे इनके स्रोत के बारे में कि इनके जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं, और फिर एक पैराग्राफ में हम श्रीगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे, फिर घटोत्कच के बारे में देखेंगे। और घटोत्कच के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि श्रीगुप्त से अच्छी स्थिति घटोत्कच ने प्राप्त कर ली थी, और कैसे प्राप्त कर ली थी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि इन्होंने लिच्छवी जैसे गणराज्य, मजबूत गणराज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, अपने पुत्र चंद्रगुप्त का विवाह कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी चर्चा करेंगे, और साथ में इनके बारे में भी, इनके थोड़ा कार्यों के बारे में भी चर्चा होगी। और फिर हम विस्तार से श्री चंद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे, क्या वास्तविक संस्थापक थे उनके बारे में, गुप्त संवत इन्होंने चलाया उसके बारे में, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए हैं उनके बारे में, और साथ में इनके विभिन्न पक्षों के बारे में चर्चा करते हुए हम निष्कर्ष पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? निष्कर्ष पर बात होगी। और इस तरीके से मेरा जो अगला प्रश्न होगा वो बिल्कुल आपके प्रश्नानुसार उसका उत्तर भी होगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है श्रीगुप्त, श्री घटोत्कच और श्री चंद्रगुप्त। लेकिन इससे पहले हमें स्रोत को भली भांति से समझना पड़ेगा। गुप्त काल में स्रोत बहुत मायने रखता है, और यही हम देखेंगे यहाँ पर कि हम विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की चर्चा करेंगे, मुद्राओं की चर्चा करेंगे, और कहीं न कहीं हम देखा जाए विभिन्न शास्त्रों की भी हम चर्चा करेंगे, वो शास्त्र जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त के विभिन्न जो पक्ष हैं, इनको जानने के लिए हम किन स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। तो पहले पैराग्राफ में भी हम स्रोत की चर्चा करेंगे, और जब हम अपने उत्तर को लिखने लगेंगे तब भी स्रोतों के आधार पर ही अपने हम
उत्तर लेखन के कार्य को हम प्रारंभ करेंगे। तो ध्यान रखना है, जो पहला पक्ष है, बहुत पहला प्रश्न है, वो कहीं न कहीं श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त से संबंधित है। तो जल्दी ही हम लोग इन पर चर्चा करेंगे और इस तरीके से हम गुप्त साम्राज्य के और भिन्न शासकों के बारे में भी आपसे बात होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि अब थोड़ा स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है, स्रोतों को हमें जानना होगा, समझना होगा। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जैसे अभी हम आपसे बात करेंगे कि सूपिया अभिलेख, जबकि अभिलेख का संबंध कैसे है, वहाँ पर किन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, वंशावलियों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ ऐसे अभिलेख होंगे जिनमें वंशावलियों की शुरुआत में श्रीगुप्त का नाम कटा होगा, घटोत्कच से वंशावलियों की शुरुआत होगी। तो हम देख रहे हैं इस तरीके से अभिलेख को ध्यान में रख करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सम्मुख अभिलेख के अनुसार गुप्त वंशावलियों में प्रथम नाम किसका है। तो हम बात करेंगे श्री घटोत्कच का है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न भी निकल करके सामने आएंगे और हमें उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे। चाहे आपके बीए का एग्ज़ाम हो या कभी आप कंपटीशन की प्रक्रिया से भी गुजरेंगे तो वो कंपटीशन भी आपके लिए सरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा मूल उद्देश्य है कंपटीशन की जगह पर आपको इस तरीके से फ्रेमिंग कराया जाए कि कम से कम 600 से 700 शब्द आप बेहतर ढंग से लिख लें और अच्छी प्रस्तुतिकरण के साथ विभिन्न पैराग्राफ का वर्णन करते हुए आप निष्कर्ष तक पहुँचें, जिससे आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सके। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपके धन्यवाद।